जय हिंद फ्रेंड। इस वीडियो चैनल के माध्यम से हम घटना चक्र के कंप्लीट सब्जेक्ट्स का अध्ययन करेंगे। ये वीडियो दोनों लैंग्वेज में रहेगी, हिंदी और इंग्लिश, ताकि दोनों मीडियम के छात्रों को सुविधा रहे इस वीडियो से पढ़ने का। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टोन एज से। स्टोन एज के बाद हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर करेंगे। आईवीसी के बाद वैदिक कल्चर को कवर करेंगे। वैदिक एज के बाद बुद्धिज़्म के बाद जैन रिलीजन के बाद शैव और भगवत रिलीजन। इसके बाद 6th सेंचुरी BCE की पॉलिटिकल कंडीशन देखेंगे। उसके बाद ग्रीक इन्वेजन के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद मौर्यन एम्पायर, पोस्ट मौर्यन पीरियड, फिर गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड। उसके बाद कुछ आर्किटेक्चर देखेंगे एंशिएंट इंडिया की। उसके बाद साउथ इंडियन पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि चोला, चालुक्य, पल्लव और संगम। उसके बाद एंशिएंट लिटरेचर एंड कल्चर और सबसे लास्ट में प्री मिडिवल पीरियड। तो ये 15 चैप्टर घटना चक्र में दिए हुए हैं। इन 15 चैप्टर को एक एक करके एक वीडियो के माध्यम से हम 15 वीडियो में आपको एंशिएंट हिस्ट्री कवर करा देंगे, जो कि घटना चक्र का लाइन टू लाइन कवर करेगी। इस बात से आप पूरी तरीके से निश्चिंत रहिए। तो आप ये वीडियो देख कर के भी आराम से पढ़ सकते हैं, और आप चाहें तो ये वीडियो खोल करके और घटना चक्र खोल करके बैठ जाएं और आराम से देख करके सुनते और पढ़ते रहें। वैसे तो पहला चैप्टर इसमें स्टोन एज दिया हुआ है, पर उससे पहले हम कुछ तथ्यों का अध्ययन कर लेते हैं। जैसे कि हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक। अब इन तीनों के बीच का अंतर आपको जानना आवश्यक है। प्री हिस्टोरिक पीरियड, हम उस पीरियड को कहते हैं जब हमें कोई भी रिटन एविडेंस प्राप्त नहीं हुए हैं, जैसे कि स्टोन एज। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं, मात्र चित्र देख करके ही हम उस काल के बारे में कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो जो स्टोन एज हो गया वो प्री हिस्टोरिक एज में आएगा। अब प्रोटो हिस्टोरिक की बात करें तो प्रोटो हिस्टोरिक की खासियत ये है कि यहाँ पे एविडेंस भी उपलब्ध हैं, और एविडेंस उपलब्ध तो हैं पर इनको डिसाइफर नहीं किया गया है, इनको हम पढ़ नहीं सकते हैं। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पे रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल तो है पर हम उनको पढ़ नहीं सकते हैं। और उसके बाद चालकोलिथिक एज हो गया या फिर कॉपर एज कल्चर हो गया। तो ये दोनों कल्चर जो हो गए आपके प्रोटो हिस्टोरिक में कवर होंगे। अब हिस्टोरिक एज की क्या खासियत है? हिस्टोरिक एज में रिटन रिकॉर्ड भी आपके अवेलेबल हैं और ये कम्प्लीटली रीडेबल हैं। मतलब कि हिस्टोरिक पीरियड में जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं उनका हम पूर्णतः अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, जैसे कि वैदिक कल्चर हो गया और उसके बाद के जो भी कल्चर हैं उनको आराम से, वो रीडेबल भी हैं और उनको आराम से पढ़ा गया है, उनके बारे में जाना गया है। भारत में स्टोन एज सिविलाइजेशन के अध्ययन की शुरुआत या उसके रिसर्च की शुरुआत 1863 से की गई थी। अब कंप्लीट स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किस आधार पर स्टोन एज को डिवाइड किया गया है? पत्थरों के औजार के यूसेज के बेसिस पे इन पीरियड्स को डिवाइड किया गया है। पहला है पैलियोलिथिक पीरियड, उसके बाद आता है मीज़ोलिथिक पीरियड और उसके बाद आता है नियोलिथिक पीरियड।
इस पेलियोलिथिक पीरियड को भी 3 पार्ट में आप फर्दर डिवाइड किया गया है। लोअर पेलियोलिथिक पीरियड, मिडिल पेलियोलिथिक पीरियड और अपर पेलियोलिथिक पीरियड। लोअर पेलियोलिथिक पीरियड में आपका हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर एट्सेट्रा औजार यूज़ किए जाते थे। मिडल पेलियोलिथिक पीरियड में पॉइंट्स हो गए, बोरर्स हो गए, स्क्रैपर्स वगैरह हो गए, ये सब औजार यूज़ किए जाते थे। अपर पेलियोलिथिक पीरियड में बुरिन्स यूज़ किए जाते थे। अब एक औजार था चॉपर चॉपिंग। चॉपर चॉपिंग कैसे, जैसे कि आज की डेट में आप देखते हैं ना, चॉपर एक राधा धागा लगा होता है उसमें, और खींच करके हम उसमें प्याज वगैरह कट करके डाल देते हैं तो वो अच्छे से चॉप करके सब्जियों को निकाल करके दे देता है। उसी तरीके से इनके पास भी एक औजार था चॉपर, मांस को चॉप करने के काम आता होगा। सबसे पहले चॉपर चॉपिंग पेबल नाम का उपकरण था, औजार था। ये सबसे पहले सोहन रिवर वैली में पाया गया था, ठीक है। और ये सोहन रिवर वैली कहाँ पे आपका उपस्थित है? पंजाब में। पंजाब कौन सा पंजाब? एक पंजाब इंडिया में है, एक पंजाब पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान पंजाब वाले एरिया में, ठीक है। अब हैंड एक्स यानी कि हाथ की कुल्हाड़ी की बात करें तो सबसे पहले ये वड़ा मदुरई और अत्तिरापक्कम, ये मद्रास के निकट है, वहाँ पाया गया है हैंड एक्स, ठीक है। अब एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। रॉबर्ट ब्रूस फूट एक ब्रिटिशर्स थे और ये जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट दोनों ही थे। इनका आगे खुदाई करने में, यानी कि और सभ्यता की खुदाई करवाने में भी हाथ रहा है, इसीलिए ये नाम इम्पॉर्टेंट है। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया कि सोहन वैली की खोज किसने की थी, तो एल कैम्ब्रिज टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ डी टेरा इन 1935। एल कैम्ब्रिज टीम ने किसके लीडरशिप के अंडर में? डी टेरा के लीडरशिप में 1935 में सोहन वैली की खोज की थी। अब पूछा जाए बेलन वैली की खोज किसने की थी, तो बेलन वैली की खोज जी.आर. शर्मा के नेतृत्व में करी गई थी, ठीक है। जी.आर. शर्मा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, इनकी डायरेक्शन में करी गई थी। लगभग 44 आर्कियोलॉजिकल साइट यहाँ से पाए गए थे, ठीक है, जो कि किससे रिलेटेड हैं? लोअर पेलियोलिथिक पीरियड से रिलेटेड हैं। तो औजारों के अलावा सोहन वैली से मदर गॉडेस की मूर्ति भी मिली है जो बोन से बनी हुई है, ठीक है। और ये कहाँ से प्राप्त की गई है? लोहनदा नाला रीजन में। कहाँ पे पड़ता है लोहनदा नाला? बेलन वैली में ही पड़ता है, जो कि करेंटली कौसाम्बी म्यूज़ियम में सेफ रखी गई है। अब पेलियोलिथिक लाइफ के बारे में अगर हम जानें, कंप्लीटली नेचुरल थी। एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी, आप सुनिए। इसके माध्यम से आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे कि आप समझें, जब पृथ्वी बनी और उसके बाद जब ठंडी होना स्टार्ट होती है, तब सबसे पहले क्या होता है? ठंडी इस कदर हो जाती है कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम जाती है। अब जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमी होगी, चारों तरफ बर्फ़ होगी, तब इंसान मान लीजिए होगा तो किसको खाएगा? बड़े बड़े जानवर, हाथी, घोड़े और ऐसे बड़े बड़े जानवर जो भी होंगे, वही इंसान को दिखेंगे और उसी को ग्रुप में हंटिंग करेंगे ये लोग जा कर के। वही 4-5 दिन, जितने भी दिन अपना चला पाया वही खाया, ठीक है। उसके बाद जब और आगे जाते हैं, तब बर्फ़ गलना धीरे धीरे शुरू होती है। अब जब बर्फ़ गलना धीरे धीरे शुरू होगी तो और छोटे मोटे जानवर भी दिखेंगे, ठीक है। आदमी उनको भी खाना शुरू करेगा। धीरे धीरे कहीं कहीं पेड़ पत्तियाँ भी उगने लगेंगी, उनको भी आदमी देखना खाना शुरू करेगा, ठीक है। और आगे जब चलते चले जाएंगे हम,
तब क्या होगा, बर्फ़ पिघलती जाएगी, एग्रीकल्चर भी हमको दिखेगा, फिर आयरन की खोज भी होगी। फिर इस तरीके से धीरे धीरे IVC और वैदिक एज कल्चर आते जाते हैं। फ़िलहाल अभी हम पेलियोलिथिक एज की बात कर रहे थे। तो पेलियोलिथिक एज कम्प्लीटली नेचुरल बेस्ड था। ह्यूमन लाइफ कम्प्लीटली नेचुरल बेस्ड थी। नेचुरल बेस्ड कहने का क्या मतलब, वे पूर्ण रूप से प्राकृतिक जीवन बिताते थे। जैसे कि पत्ते को कपड़े के रूप में इस्तेमाल करना, जीव जंतुओं को खाना, कच्चे जीव जंतुओं को खा लेना, या पेड़ से कुछ मिला उसको खा लिया, ठीक है। और अदर कोई इंडस्ट्री नहीं, कुछ नहीं, पूरी तरीके से प्रकृति पे निर्भर हैं। इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि कम्प्लीटली नेचुरल लाइफ थी उनकी। ये कम्प्लीटली हंटिंग में डिपेंडेंट थे, ठीक है, और आग को नहीं जानते थे। आग की आविष्कार तो हमारी कब से होगी, न्यू पेलियोलिथिक। उसके बाद दे वर अनफेमिलियर विद फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। ना उनको फार्मिंग आती थी और ना ही एनिमल हस्बेंड्री का ज्ञान था। अब ये तो हो गई पेलियोलिथिक एज के बाद। अब मीज़ोलिथिक पीरियड के बारे में हमें किस तरह से पता चलता है, तो एक CL कार्लाइल नामक विद्वान थे। इन्होंने विंध्यन रीजन में रॉक पेंटिंग की खोज की। तो जब उस रॉक पेंटिंग की खोज की तभी हमको मीज़ोलिथिक पीरियड के बारे में उस पेंटिंग के माध्यम से जानकारी मिलती है। अब खनन करके जो भी हमें मीज़ोलिथिक पीरियड के बारे में जानकारी मिली, उसके माध्यम से हमें पता चला कि जो जानवरों को पालने की प्रथा है वो मीज़ोलिथिक पीरियड से ही स्टार्ट हो गई थी। मीज़ोलिथिक पीरियड से स्टार्ट तो हो गई थी, पर कहाँ कहाँ मेन रूप से पाई गई, तो मेन रूप से आदमगढ़, ये MP में पड़ता है, MP के होशंगाबाद ज़िले में, और बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। तो आदमगढ़ और बागोर से हमें सबसे पहले किसी जंतु को पालने के साक्ष्य मिले हैं। कई मीज़ोलिथिक साइट से हमें हड्डियों और सींग से बने औजार भी मिले हैं। तो ऐसी पहली साइट पड़ती है महदहा, प्रतापगढ़ UP में पड़ता है, ये प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट UP में, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बोन्स और हॉर्न से बनी हुई औजार कौन से जगह से मिले हैं, तो आप बोलेंगे महदहा, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट UP में, ठीक है। फिर एक बुक है पुरातत्व विमर्श नाम की, रिटन बाय, जिसको लिखा है डॉक्टर जय नारायण पांडे ने। इसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि कई प्रकार के पॉइंटेड औजार जो हड्डियों से और पत्थर से दोनों से बने हैं, ये सराय नाहर राय से भी मिले हैं। सराय नाहर राय UP में पड़ता है। दमदमा से मिले हैं, दमदमा UP में पड़ता है। और महदहा से भी मिले हैं, ये भी UP में पड़ता है। दमदमा में 41 ह्यूमन ग्रेव्स पाए गए हैं, जिसमें से 5 ग्रेव ऐसे हैं जिसमें 2-2 लोग एक साथ बरी किए गए हैं, दफनाए गए हैं। एक ग्रेव ऐसी मिली है जहाँ पे 3 लोग एक साथ दफनाए गए हैं। और सराय नाहर राय से एक ग्रेव ऐसी मिली है जिसमें 4 ह्यूमन स्केलेटन एक साथ ही दफनाए गए हैं। अब हम जानेंगे मेगालिथ क्या थे। तो मेगालिथ एक तरीके के ऐसे ग्रेवयार्ड थे जिनमें बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था, और ये जनरली लोगों के निवास स्थान से दूर रहते थे, लोगों के हैबिटेशन एरिया से काफ़ी दूर रहते थे, ठीक है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि ये एक तरीके का ग्रेवयार्ड भी है। यहाँ पे पोस्ट बरियल रिचुअल्स भी परफॉर्म किए जाते थे, और यहाँ पे कुछ मेमोरियल वगैरह भी बने हुए हैं जिनके रिमेन्स अवेलेबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं।
इनमें से कई तरीके के टूम्ब ये लोग बनाते थे, जैसे कि चैम्बर टूम्ब हो गया, डोलेम हो गया, स्टोन अलाइनमेंट हो गया, स्टोन सर्कल हो गया और पिट सर्कल हो गया। इसमें से चित्र के माध्यम से मैंने आपको दिखाया है, देखिए ये पिट सर्कल का एक प्रकार हो गया। ठीक है, पिट सर्कल या फिर इसको स्टोन सर्कल भी कहेंगे। ठीक है, उसके बाद ये स्टोन अलाइनमेंट का एक प्रकार हो गया। ये डोलेम का एक प्रकार हो गया। ठीक है, और ये एक तरीके से चैम्बर टूम का प्रकार हो गया। अब पुरातत्व विमर्श जो कि जे.एन. पांडे द्वारा लिखी गई है, उसकी माने तो लगभग 17 ह्यूमन स्केलेटन लेखैया नामक जगह से प्राप्त हुए हैं। ये लेखैया कहाँ पड़ता है? विंध्या रीजन के पास है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब ऐसा कहा जाता है इनमें से कुछ रिमेन्स तो गुड कंडीशन में थे, रिलेटिवली गुड कंडीशन में थे, और कई ऐसे भी रिमेन्स थे जो कम्प्लीटली डिस्टॉर्टेड हो गए थे, खराब हो गए थे। अकॉर्डिंग टू जॉन आर लूकस ऑफ ओरेगन यूनिवर्सिटी, द USA, remnants of 27 human skeletons were found in लेखैया। ठीक है, तो इस USA यूनिवर्सिटी के मुताबिक यहाँ पे 27 ह्यूमन स्केलेटन प्राप्त हुए थे। ठीक है, अब भीमबेटका रॉक केव की बात करें तो ये भोपाल से पश्चिम की दिशा में 45 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, यूनेस्को ने यहाँ की शेल पिक्चर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। उसके बाद दीज केव्स एग्जिबिट द अर्लीस्ट ट्रेस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो सबसे इंडियन कॉन्टिनेंट में सबसे पहले जो ह्यूमन के साक्ष्य मिले हैं वो इन्हीं केव से मिले हैं, भीमबेटका केव से। ठीक है, और इस केव में पिक्चर्स भी बनी हुई हैं जिसमें एलिफेंट, सांबर, डियर एट्सेट्रा इन सब को दिखाया गया है बाकायदा शिकार करते हुए। ठीक है, अब नियोलिथिक एज की हम बात करेंगे। ठीक है, तो नियोलिथिक एज की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है? तो भाई नियोलिथिक एज की दो खूबी सबसे बड़ी है, जिसमें आग का आविष्कार होता है और ग्रेन को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो ग्रेन्स वर फर्स्ट एवर प्रोड्यूस्ड इन नियोलिथिक एज। अब ये एक ऐसा समय था नियोलिथिक एज जो एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता था। कोल्डिवा और मेहरगढ़ ये दो ऐसी नियोलिथिक साइट्स थीं जहाँ से हमें पूर्ण रूप से एकदम क्लियर साक्ष्य मिले हैं दो फसलों के, राइस और वीट के पाए जाने के। ठीक है, जिसमें से कोल्डिवा से आपका राइस के साक्ष्य मिले हैं, मेहरगढ़ से वीट के साक्ष्य मिले हैं। अब आज की बात करें तो मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी में हम लगभग 8 प्रकार के अनाजों को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब उन 8 प्रकार के अनाज में कौन कौन से अनाज हैं? जैसे कि बार्ले हो गया, वीट हो गया, मेज़ हो गया, मिलेट हो गया, शोरगम हो गया, मस्टर्ड ऑयल, ओट्स एंड राइस। These crops were present in the form of weed in different areas। जैसे कई खरपतवार खेतों में जब कोई फसल उगाओ तो कई खरपतवार और घासें नहीं उगाती हैं, तो पहले क्या होता था भाई, कोई इनकी प्रॉपर खेती वेती तो करना शुरू नहीं किया था, तो पहले ये खरपतवार के रूप में निकला करती थी। लेकिन बाद में इनके बीज भी बनाए गए और इनको अलग अलग समय पर अलग अलग ह्यूमंस के द्वारा इस्तेमाल किया गया और बाकायदा खेती भी की गई। तो बार्ले की बात करें, बार्ले was the first grain to be cultivated by human beings during 8000 BC in Western Asian countries। तो वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ में
8000 BCE। BCE का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट है यहाँ पे। BC, AD और BCE के बारे में आगे मैं आपको वीडियो के लास्ट में क्लियर कर दूंगी। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ देखें कि बार्ले 8000 BC में वेस्ट एशिया में सबसे पहले कल्टीवेट किया गया था। ठीक है, कहाँ कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट मेडिटेरेनियन सी में और ईरान में। बाद में कुछ एरिया में वीट भी कल्टीवेट किया गया लगभग 8000 BC में। उसके बाद लगभग 7000 BC में राइस भी कल्टीवेट किया गया। तो राइस कहाँ कल्टीवेट किया गया? राइस कल्टीवेट किया गया यांगजी रिवर चाइना के पास। सबसे पहले मेज़ कल्टीवेट किया गया सेंट्रल और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में 6000 BC में। उसके बाद मेज़ मैक्सिको में कल्टीवेट किया गया 5500 BC। मेज़ वॉज फाउंड इन मैक्सिको। मिलेट 5500 BC में चाइना में पाया गया था, चाइना में उगाया गया। शोरगम 5000 BC में ईस्ट अफ्रीका में उगाया गया। मस्टर्ड 5000 BC में साउथ ईस्ट एशिया में उगाया गया। ओट्स 2300 BC में यूरोप में उगाया गया। तो लेटेस्ट रिसर्च की अगर बात करें तो जो अर्लीस्ट एविडेंस है एग्रीकल्चर का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, सबसे पहले जो साइट रिपोर्ट करी गई है वह है लहुरा देव। और ये लहुरा देव कहाँ पड़ता है? संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में। ऐसा कहा जाता है कि लहुरा देव में लगभग 7000 से 9000 BC में चावल के खेती के साक्ष्य मिले हैं। अच्छा, इस रिसर्च के पहले भी ये देखा गया है कि 7000 BC में मेहरगढ़ में, अब मेहरगढ़ कहाँ लोकेटेड है? मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में लोकेटेड है। ठीक है, तो 7000 BC में मेहरगढ़ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो अगर लहुरा देव और मेहरगढ़ से कंपेयर करें तो मेहरगढ़ ही सबसे पहले, चूँकि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आज के डेट में बाहर हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान में पड़ता है, तो अगर आपको दोनों ऑप्शन दिया जाता है तो आप लहुरा देव ही कंफर्म करें। लहुरा देव नहीं दिया तो मेहरगढ़ ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये जो कहा गया है कि राइस ब्रान सबसे पहले बेलन रिवर के पास से मिला हुआ है, तो ये मात्र राइस ब्रान की बात करी गई है यहाँ पे। ठीक है, अब जो द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। स्टोन एज आपका 3 पीरियड में चला, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। इसके बाद आपका स्टार्ट होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, और उससे पहले आपका चालकोलिथिक पीरियड भी स्टार्ट हो चुका है। आईवीसी के जस्ट पहले, नाम लेना भूल गई, स्टोन एज, फिर आपका चालकोलिथिक और हड़प्पन सिविलाइजेशन या आईवीसी। ठीक है, तो ये सारे कल्चरल रिमेन्स मेहरगढ़ से हमको प्राप्त होते हैं। कल्चरल रिमेन्स कहने का क्या मतलब हुआ? स्टोन एज में पत्थर का यूज़ किया जाता था, और स्टोन एज से हमें जिन जिन साक्ष्य, जो साक्ष्य मिले हैं, जिनके माध्यम से हम इतिहास लिख सके हैं, वो कल्चरल रिमेन स्टोन एज का हो गया। चालकोलिथिक में जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल, जैसे कि कॉपर का इस्तेमाल किया गया, कुछ पॉटरी वगैरह का इस्तेमाल किया गया, स्पेशल प्रकार के बर्तनों का इस्तेमाल किया गया, वहाँ की जैसी लाइफस्टाइल थी, तो वो चालकोलिथिक का कल्चर हो गया। आईवीसी में कैसे ट्रेड किया जाता था, किन वस्तुओं का ट्रेड किया जाता था, कैसे सील्स वगैरह का उपयोग किया जाता था, तो इनके जो भी साक्ष्य हमें मिले हैं वो आईवीसी के कल्चरल रिमेन्स हो गए। ठीक है, तो
वही ये सेंटेंस में कह रहा है कि स्टोन एज से लेकर के हड़प्पा सिविलाइजेशन तक के जितने भी कल्चरल रिमेन्स हैं वो हमको मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ साइट कहाँ पे है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया में लोकेटेड है। ठीक है। अब एक दूसरी इम्पॉर्टेंट साइट है जो जनरली एग्जाम में पूछी जाती है, बुर्ज होम। ठीक है। बुर्ज होम मेनली गर्तावास के रूप में जाना जाता है। गर्तावास कहने का क्या मतलब है कि सबसे पहले तो जान ले कि बुर्ज होम कश्मीर वैली में पाया जाता था। इसमें क्या होता था कि लोग जमीन के अंदर गड्ढा बना करके घर, उसी वही घर में बना करके, गड्ढे में घर बना करके ही रहते थे। ठीक है। तो बुर्ज होम साइट एक प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट है। ठीक है। कश्मीर वैली में पाया गया है। इनके साक्ष्य, बुर्ज होम के साक्ष्य बोथ ह्यूमन और एनिमल स्केलेटन पाए गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो ह्यूमन और एनिमल के जो स्केलेटन पाए गए हैं, इनके सर की हड्डी में एक प्रकार का होल कर दिया जाता था। ठीक है। अब वी डोंट नो, ये रिसर्च से भी पता नहीं चला ऐसा क्यों किया जाता था। मे बी कोई ट्रीटमेंट रहता हो या कोई इनका रिचुअल रहता हो, तो उनके हर स्केलेटन में एक गड्ढा जैसा जो है पाया गया है। ठीक है। अब कई पिट्स से डॉग्स के बोन्स मिले हैं, कई डियर के भी बोन्स मिले हैं अलोंग विद ह्यूमन स्केलेटन्स। ठीक है। कुत्ता हो गया, डियर हो गया, उसके बाद ह्यूमन स्केलेटन भी साथ में मिले हैं बुर्ज होम से। ठीक है। स्केलेटन ऑफ ह्यूमंस वर फाउंड इन बरियल पिट्स इन सिटिंग पोजीशन। ठीक है। ह्यूमन के जो भी साक्ष्य मिले हैं, हड्डियां जो भी मिली हैं, वो सिटिंग पोस्चर में थे। ठीक है। और उसके साथ साथ उनके जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। तो जो बुर्ज होम को सबसे पहले आविष्कार किया था, आविष्कार क्या, खोज की थी, है ना, हेलमट डी टेरा ने की थी और डॉक्टर थॉमस पीटरसन ने की थी सन 1935 में। अब जॉर्वे कल्चर की बात करते हैं तो ये कल्चर मेनली महाराष्ट्र वाले रीजन में है। महाराष्ट्र वाले रीजन में भी आप इन एरियाज का नाम देख लें, दाइमाबाद हो गया, इनाम गांव हो गया, चंदौल हो गया और नेवासा हो गया। तो इन जगह पे जॉर्वे कल्चर हमको मिला है। ठीक है। बड़े रेक्टेंगुलर हाउस रहते थे इनके। और ये जॉर्वे कल्चर के लोग की खासियत क्या थी कि ये लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे, मतलब कि मृत्यु के बाद के जीवन की बिलीव करते थे। इसीलिए ये अपने घर के अंदर ही गड्ढा खोद करके ह्यूमन बॉडी को दफनाते थे। ठीक है। और बच्चों को भी दफनाते थे। तो जो ह्यूमन बॉडी को मेनली ये दफनाते थे, ये नॉर्थ से साउथ की पोजीशन में दफनाते थे। जॉर्वे कल्चर की हमने देखा कहाँ कहाँ पे है, दाइमाबाद, इनाम गांव, चंदौली, नेवासा में। उसके बाद दूसरा टॉपिक है ऐश माउंट्स की बात करें तो ऐश माउंट्स क्या है, नियोलिथिक साइट संगना कल्लू से हमको प्राप्त हुआ है। और ये संगना कल्लू कहाँ पे है, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट, मैसूर, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। संगना कल्लू से हमको ऐश माउंट्स प्राप्त हुए हैं। और ऐश माउंट्स संगना कल्लू के अलावा हमको पिकलीहाल और उतनूर से भी प्राप्त हुए हैं, है ना। संगना कल्लू कर्नाटक में पड़ता है, उतनूर आंध्र प्रदेश में पड़ता है और पिकलीहाल कर्नाटक में पड़ता है। तो ये ऐश माउंट्स मेनली हैं क्या भाई, नियोलिथिक साइट है। अब इसमें क्या होता था, एग्रीकल्चर परफॉर्म की जाती थी। एग्रीकल्चर को जब ये लोग अपना करवर के या कहीं एग्रीकल्चर कर लिया या रह करके वहाँ से जला वला के हट के चले गए। ठीक है। ये पढ़ करके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे शायद झूम खेती परफॉर्म की जाती थी। तो ऐश माउंट्स बेसिकली वही हैं, बर्न्ट रिलिक्स ऑफ सीजनल कैंप्स। ठीक है। सीजनल कैंप मतलब सीजनल बेसिस पे रहते थे और अपना वो जब चले जाते थे वहाँ तो जला वला के दूसरी जगह जाके बस जाते थे।
ठीक है। और नियोलिथिक पीरियड में हमने देखा दो खासियत क्या सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है, एक तो फायर का आविष्कार रहा है और एक एग्रीकल्चर परफॉर्म की जाती थी, ठीक है। नियोलिथिक के बाद अब हम बात करेंगे कॉपर एज की। इसको चाल्कोलिथिक एज भी कहते हैं। चाल्कोलिथिक एज कहने का क्या मतलब हुआ? लेथिक का मतलब होता है पत्थर और चाल मतलब कॉपर, कॉपर और स्टोन, स्टोन के साथ साथ या स्टोन के अलावा कॉपर्स का भी जब इसमें इस्तेमाल किया जाने लगा तब उस कल्चर को चाल्कोलिथिक एज कहा गया, ठीक है। अब चाल्कोलिथिक एज में इस चाल्कोलिथिक सेटलमेंट्स की बात करें तो सेटलमेंट्स ऑफ चाल्कोलिथिक पीरियड इन इंडिया फाउंड इन साउथ ईस्ट राजस्थान। आज की डेट में भी राजस्थान में कॉपर पाया जाता है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में, वेस्टर्न महाराष्ट्र और साउथ ईस्ट इंडिया जो है मेनली चाल्कोलिथिक एज को रिप्रेजेंट करती है। चाल्कोलिथिक एज को रिप्रेजेंट करती हैं ये जगह। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब ये हुआ कि इन जगह पर ही चाल्को यानी कि चाल्कोलिथिक यानी कि कॉपर और पत्थरों से बने औजारों का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। नवदतोली हैज़ रिवील्ड एक्सीलेंट एविडेंस ऑफ बोथ राउंड एंड रेक्टेंगुलर एविडेंस। मेनली नवदतोली की खासियत इन शॉर्ट में आपको यहाँ पे बता दूं तो नवदतोली की खासियत ये है कि यहाँ पे बड़े बड़े रेक्टेंगुलर शेप के घर पाए गए हैं जो कि काफ़ी मॉडर्न होते थे। और ये नवदतोली कहाँ पे लोकेटेड है तो याद रखें इंदौर मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे साइज़ वगैरह दिया गया है, बताया गया है कि लीफ की ब्रांचेस से जो है इनकी रूफ बनी होती थी और उसके बाद वुडन मैसिव पिलर्स हुआ करते थे, ठीक है, इतने इतने डायमीटर का होता था। तो इस तरीके से मेनली अच्छे अच्छे हट्स बने होते थे, ठीक है। उसके बाद द हाउस फ्लोर्स वर मेड अप ऑफ सिल्ट क्ले और रिवर ग्रेवल। अभी भी घर की तारीफें चल रही हैं कि इस तरीके से घर बनाया करते थे। और इन घरों की खासियत ये भी थी कि यहाँ पे एक या दो चूल्हे भी बने हुए थे और समाज बोल रहे हैं अनाज को स्टोर करने के लिए स्टोरेज जार्स भी बने हुए थे इस घर में, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है आपका ओसीपी। ओसीपी ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ओचरे कलर्ड पॉटरी, ये है ओचरे कलर्ड। ये जो कलर है मटके का इसको ओचरे कलर्ड कहते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट ओसीपी कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ओचरे कलर्ड पॉटरी को ओसीपी के नाम से भी जाने जाते हैं। इसकी डिस्टिंग्विश फीचर, इसकी विशिष्ट फीचर क्या है कि ये ओचरे कलर की है। भाई मटका जिस कलर का होता है उसे ओचरे कलर कहते हैं। उसके बाद पोरस है, मटका भी पोरस होता है, तो मटके में जो जो खासियत है तो वो सब इसमें है, ठीक है। वॉर्न आउट एट द एजेस, एजेस में ये ऐसे आपको दिखेगा, ठीक है। ये ओसीपी की खासियत हो गई। और जो ज़्यादातर इसके साक्ष्य मिले हैं वो अतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर से मिले हैं। ये दोनों ही साइट उत्तर प्रदेश में हैं आपके, ठीक है। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत ये एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का उद्देश्य क्या है तो देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेनली जैसे कि हम म्यूज़ियम में देखते हैं कि भिन्न भिन्न कालों के औजार और भिन्न भिन्न काल के में जो बर्तन यूज़ हुए हैं, जो लिटरेचर वगैरह लिखी गई हैं, वो सब प्रिजर्व करके रखते हैं म्यूज़ियम में। तो जितनी भी वस्तुएं हो गई, चाहे वो लिटरेचर से संबंधित हो गई, चाहे वो पॉट्स वगैरह हो गई या और कोई भी वस्तु हो गई, वो म्यूज़ियम में जैसे रखी जाती है उसी प्रकार से जो साइट्स वगैरह होती हैं, जो कल्चरल हेरिटेज साइट वगैरह होती हैं, जो हमारी विरासत होती हैं, जैसे कि कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल हो गया और भी साउथ इंडिया की कई
अच्छी अच्छी जो टेम्पल्स हो गए जिनको बड़े राजा महाराजाओं ने बनवाया है, उनको प्रिजर्व करने का काम ASI करती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आती है। सबसे पहले 1871 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और जो इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे ये अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम याद रखिएगा, एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। वैसे तो घटना चक्र की एक एक लाइन ही इम्पॉर्टेंट है ना। तो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, मेन काम ये है इसका। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च मतलब कि जैसे कि IVC वगैरह की भी जो खोज वगैरह हुई थी तो इसी संस्था ने ही करवाई थी, है ना। तो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, उसके बाद उसकी रिसर्च के साथ साथ उसकी प्रोटेक्शन, उसके संरक्षण का काम भी ASI करती है। अब इस चैप्टर का लास्ट है पॉइंट, नेशनल ह्यूमन म्यूजियम विच वॉज रीनेम्ड एज इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम। ठीक है, ये कहाँ लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है, ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है और ये भी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के अंतर्गत आती है। तो इस तरह से घटना चक्र के जो आगे के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने देखे। इसके बाद इस चैप्टर से संबंधित जो भी प्रश्न हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, उसका अध्ययन करेंगे हम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फूट जिन्होंने पहले पैलियोलिथिक टूल डिस्कवर किया था इंडिया में, वो कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फूट हु डिस्कवर्ड फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया वाज, तो वो हमने देखा कि जियोलॉजिस्ट भी थे और आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। अब घटना चक्र के एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की बात करें तो रॉबर्ट ब्रूस फूट एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट थे और उनको ही इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। ठीक है, तो इंडियन प्री हिस्ट्री का फादर उनको कंसीडर किया जाता था। ही वॉज एसोसिएटेड विद द जियोलॉजिकल सर्वे एंड डॉक्यूमेंटेड द एंटिक्विटीज ऑफ द स्टोन एज। ठीक है, तो उनको फादर ऑफ प्री हिस्ट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने प्री हिस्ट्री की जियोलॉजिकल सर्वे कराई थी और उसको बाकायदा डॉक्यूमेंट भी किया था। ठीक है, स्टोन एज को। दूसरा क्वेश्चन है, द 3 एज सिस्टम डिवाइडेड इनटू स्टोन, ब्रोंज एंड आयरन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कोपेनहेगन म्यूजियम was coined by। ठीक है, तो जो 3 एज सिस्टम है, 3 एज सिस्टम जैसे कि स्टोन एज हो गया, ब्रोंज एज हो गया और आयरन एज हो गया। ठीक है, कोपेनहेगन म्यूजियम के कलेक्शन से किसने जो है कॉइन किया था? ठीक है, कोपेनहेगन म्यूजियम के माध्यम से इन 3 एजों को किसने जो है कॉइन किया था? तो वो थे थॉमस। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? डैनिश आर्कियोलॉजिस्ट थे क्रिश्चियन जर्गन थॉमस। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगिन इन। तो खोज के आधार पर हम कह सकते हैं कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल किस पीरियड से स्टार्ट हुआ था? तो मीजोलिथिक पीरियड से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेटेड एविडेंस जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल था ये सबसे पहले मीजोलिथिक पीरियड से स्टार्ट हुआ था और जो अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के साक्ष्य हमको मिले हैं ये आदमगढ़ और बागोर से मिले हैं। आदमगढ़ यूपी के यूपी नहीं MP, आदमगढ़ होशंगाबाद MP में पड़ता है, बागौर भीलवाड़ा राजस्थान में है। चौथा क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इन द मीजोलिथिक पीरियड। विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड्स
एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन मीज़ोलिथिक पीरियड। तो मीज़ोलिथिक पीरियड में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मतलब कि जो एनिमल को पालने की प्रथा थी, ये हमें कहाँ से कौन सी साइट के माध्यम से पता चलता है। ठीक है, तो ऊपर ही हमने पढ़ा आदमगढ़ और बागोर 2 साइट थी जिसमें हमें पता चला कि जानवरों को भी पालतू बना करके रखा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन मीज़ोलिथिक कॉन्टेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज़ बीन फाउंड एट। मीज़ोलिथिक कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो एनिमल डोमेस्टिकेशन कहाँ पे पाया गया है? तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आदमगढ़, है ना। तो आदमगढ़ कहाँ पे है? एमपी में है, बागोर भीलवाड़ा में है। ठीक है, तो आदमगढ़ और बागोर दोनों से हमें पता चलता है, पहली बात तो ये दोनों मीज़ोलिथिक साइट है और मीज़ोलिथिक साइट से मीज़ोलिथिक पीरियड से ही एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था, मतलब कि एनिमल को पालने की प्रथा शुरुआत हुई थी। ठीक है, दूसरा मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड। इनमें से किस साइट के माध्यम से हमें बोन से बने औजार के बारे में जानकारी मिलती है? तो महदहा और सराई नाहर राय दोनों ही जगह से हमको बोन इम्प्लीमेंट्स की यानी कि बोन से बने औजारों के इम्प्लीमेंट, बोन से बने औजारों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ इम्प्लीमेंट्स made up of bone and horns have been found from Mesolithic sites महादहा और सराई नाहर राय। ठीक है, तो काफ़ी बड़े संख्या में बोन और सींग से बने औजार हमको प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? महदहा से और सराई नाहर राय से। सराई नाहर राय यूपी में पड़ता है और महदहा भी यूपी में पड़ता है, प्रतापगढ़ के पास। ठीक है, एक बुक के बारे में हमने पढ़ा था, पुरातत्व विमर्श, ठीक है, जिसको डॉक्टर जय नारायण पांडे ने लिखा था। उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि कई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स और कई प्रकार के आभूषण जो बोन से बने हुए थे, ये हमको सराई नाहर राय से, दमदमा से और महदहा से मिले हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो बोन ऑर्नामेंट्स इन द मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो बोन ऑर्नामेंट्स कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सराय नाहर राय से, महदहा से और दमदमा से भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के एक्सप्लेनेशन से हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 8, 3 ह्यूमन स्केलेटन्स इन अ सिंगल ग्रेव वर डिस्कवर्ड। ठीक है, तो एक ही ग्रेव से 3 ह्यूमन के कंकाल प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वह दमदमा डिस्ट्रिक्ट है। और ये कौन सी साइट है? मेसोलिथिक साइट है। दमदमा डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ में है, उत्तर प्रदेश में। दमदमा की बात करें तो 41 ह्यूमन ग्रेव्स मिली हैं, जिसमें से 5 ग्रेव में 2 लोग दफनाए गए थे। ठीक है, एक ग्रेव ऐसी थी जिसमें 3 लोग एक साथ दफनाए गए थे और जिसमें 4 लोग एक साथ दफनाए गए थे वो सराय नाहर राय जगह थी। ठीक है, सराय नाहर राय नाम की एक जगह है, वहाँ पे चार स्केलेटन एक साथ एक ग्रेव पे मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, द कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन। ठीक है, तो सीरियल्स का कल्टीवेशन सबसे पहले कब स्टार्ट किया गया था? तो हमने देखा कि नियोलिथिक एज से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आना शुरू हुआ है। ठीक है, जिसमें से राइस और वीट के साक्ष्य मिले हैं। वीट मेहरगढ़ से मिला है और राइस आप बताएंगे कहाँ से मिला है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए कि राइस के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ बीन फाउंड।
At which of the following places in the northwestern region of Indian subcontinent? तो इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न इलाका कौन सा हो गया भाई? पाकिस्तान, पंजाब वाला एरिया हो गया नॉर्थ वेस्टर्न इलाका। तो यहाँ से सबसे पहले एग्रीकल्चर के साक्ष्य बोल रहा है कि इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न इलाके से एग्रीकल्चर के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में, है ना। तो मेहरगढ़ से 7000 BC में हमें गेहूं के साक्ष्य मिले थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन इन इंडिया इज फाउंड इन। ठीक है, ह्यूमन का सबसे पहले इंडिया में साक्ष्य कहाँ पे मिला है? ह्यूमन एग्जिस्टेंस का नर्मदा वैली से मिला है। ठीक है, कब डिस्कवर्ड किया गया था? 1982 में। 12वां क्वेश्चन है, द फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन वाज। ठीक है, तो मानव द्वारा सबसे पहला यूज़ किया जाने वाला, इस्तेमाल किया जाने वाला सीरियल कौन था? तो बार्ले था। ठीक है, अब इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मॉडर्न इंडियन सोसाइटी में हम 8 तरीके के अनाज यूज़ करते हैं, जैसे कि बार्ले है, वीट है, मेज़ है, मिलेट है, सोरगम है, मस्टर्ड है, ओट्स हैं, राइस है। ठीक है, क्या होता था कि नियोलिथिक टाइम पे पहले ये एक खरपतवार के रूप में उगा करती थी। ठीक है, बाद में जैसे जैसे आगे समय बीतता गया तो डिफरेंट प्लेस और डिफरेंट लोगों ने इसको अपने अकॉर्डिंग यूज़ करना भी शुरू कर दिया। ठीक है, इनकी खेती करना भी शुरू कर दिया। एंसियर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लहुरा देव। ठीक है, भारत में सबसे पहले जो अर्लीस्ट एविडेंस मिले हैं एग्रीकल्चर के इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, वो कहाँ से मिले हैं? तो लहुरा देव से मिले हैं। लहुरा देव कहाँ पड़ता है? संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 7000 से 9000 BC पूर्व, ठीक है, चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और इससे भी पहले, ये तो 7000 से 9000 ईसा पूर्व हो गया, इससे भी पहले अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट को हटा दें तो भाई सब कॉन्टिनेंट को हटा दें नहीं, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट साइड में जो हम मेहरगढ़ पड़ता है, क्योंकि मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है, तो मेहरगढ़ में गेहूं के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, 7000 BC में। हाँ, अब बेलन डिस्ट्रिक्ट की बात करें जो इलाहाबाद में पड़ता है, यूपी में, यहाँ पे राइस का ब्रांड मिला है। यहाँ पे कोई खेती का साक्ष्य नहीं मिला है, यहाँ पे बस ऐसे ही राइस का ब्रांड मिला है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। नेम द साइट विच हैज़ रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ। ठीक है, ऐसी साइट के बारे में बताएं जो ह्यूमन के सेटलमेंट का अर्लीस्ट एविडेंस दिखाता है। तो मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ काफ़ी एडवांस इलाका था, यहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस मिले हैं कि ह्यूमन सेटल्ड लाइफ जिया करते थे। ठीक है, मतलब अपना प्रॉपर घर वर बना के रहते थे। मेहरगढ़ अगेन कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 15, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो मेहरगढ़। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, फिर सेम क्वेश्चन है, आंसर होगा मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज ऑल्सो नोन एज चालकोलिथिक एज। इनमें से कौन से पीरियड को चालकोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है?
तो कॉपर एज, ठीक है। कॉपर एज को चालकोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चालकोलिथिक, चालको मतलब कॉपर और लिथिक मतलब पत्थर, ठीक है। तो पत्थरों के साथ साथ पत्थरों के अतिरिक्त कॉपर का भी जब इस्तेमाल किया गया तो इसको चालकोलिथिक एज भी कहने लगे, ठीक है। चालकोलिथिक एज भी कह सकते हैं या कॉपर एज भी कह सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। The cultural remains from Stone Age to Harappan civilization have been obtained from which one of the following ancient site? ऐसी कौन सी एंशियंट साइट है जिसमें कल्चरल रिमेन्स स्टोन एज से लेकर के हड़प्पा कालीन सभ्यता तक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ का काफ़ी सिग्निफिकेंस रहा। यहाँ पे पहली सेटल्ड लाइफ भी थी, सबसे पहले गेहूं के साक्ष्य भी यहाँ पे मिले हैं। उसके बाद मेहरगढ़ एक ऐसी साइट है जहाँ पे स्टोन एज से लेकर के हड़प्पा कालीन सभ्यता तक के सारे एविडेंस प्राप्त हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, नवदतोली। नवदतोली कहाँ पे पड़ता है? नवदतोली घरों के लिए जाना जाता था, स्पेशल टाइप के घर बनाए जाते थे यहाँ पे। इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसको किसने खोज की थी? तो HD संकलिया ने की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच स्टेट द नवदतोली इज लोकेटेड। अभी हमने देखा कि नवदतोली कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। मध्य प्रदेश में भी कहाँ? इंदौर में लोकेटेड है, ठीक, लोकेटेड था मतलब। क्वेश्चन नंबर 21, मेगालिथ्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज। मेगालिथ क्या थे एक्चुअली? तो मेगालिथ बरियल साइट्स होती थी जो शहर से दूर, लोगों के निवास एरिया से दूर बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करके ग्रेव्स बनाए जाते थे। और हमने अलग अलग प्रकार के चैम्बर टूम हो गया, डोलेम हो गया, स्टोन अलाइनमेंट हो गया, स्टोन सर्कल हो गया, पिट सर्कल हो गया, तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के हम लोगों ने देखे हैं टूम, ठीक है, ग्रेव्स। क्वेश्चन नंबर 22, Ash mound is associated with the Neolithic site as, ठीक है। ऐश माउंड की क्या खासियत थी? हमने देखा कि लोग रहा करते थे एक पर्टिकुलर जगह में, वहाँ पे अपना खेती वेती किया, रहे हुए, फिर उस जगह को चला करके दूसरी जगह चले जाते थे, ठीक है। तो यही ऐश माउंड कहा जाता है। मेनली नियोलिथिक साइट से मिली है। कहाँ कहाँ पे है ये? संगना कल्लू में देखी गई है, सॉरी ऐश माउंट्स। बाकी सीजनल कैंप्स थे, बर्ंट रिलिक्स ऑफ सीजनल कैंप्स ऑफ नियोलिथिक हर्ट्समैन कम्युनिटी, ठीक है। नियोलिथिक्स अभी हम लोगों ने देखा कि नियोलिथिक साइट हैं ये सारी, और यहाँ पे जो ह्यूमन लोग रहते थे अपना रहे, झूम खेती टाइप का सिस्टम कुछ रहता होगा इनका, जला वला के दूसरी जगह चले जाते, फिर जला वला के जो छोड़ जाते थे उसी को ऐश माउंड कहा जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23, तो भीमबेटका किस चीज़ के लिए फेमस है? भीमबेटका रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है, ठीक है। भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम की ओर स्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। यूनेस्को ने यहाँ के चित्र को जो है कल्चरल हेरिटेज का भी दर्जा दिया है। उसके बाद दीज केव्स एग्जिबिट द अर्लीस्ट ट्रेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले ह्यूमन लाइफ की साक्ष्य का जो साक्ष्य मिलते हैं वो इसी केव से मिलते हैं। यहाँ पे जो पेंटिंग्स मिली हैं वहाँ पे एलिफेंट और डियर वगैरह को भी दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे 133 पिक्चर्स हैं और लगभग 700 रॉक शेल्टर्स भी हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन इंडिया फ्रॉम विच रॉक शेल्टर पिक्चर्स हैज बीन फाउंड द मोस्ट, ठीक है। कौन सी रॉक शेल्टर से सबसे ज़्यादा पिक्चर्स प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका की गुफाओं से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग,
ठीक है। तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लिए इनमें से कौन सी प्लेस फेमस है? तो भीमबेटका, ठीक है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लिए जो बेस्ट गुफा है वो भीमबेटका की गुफा है। भीमबेटका की गुफा कहाँ पे पड़ती है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में पड़ती है, ठीक है। मेनली विंध्यन माउंटेन के फुट हिल्स में ये इलाका पड़ता है। यहाँ पे उसके बाद रॉक कट पेंटिंग्स ऑफ अजंता और बाघ, ये पोस्ट मौर्यन पीरियड से रिलेटेड हैं। जबकि अमरावती जो है, अमरावती केयर्न आर्किटेक्चर, ये शुंगा पीरियड से या सतवाहना पीरियड से रिलेटेड है, ठीक है। ये तो थोड़ा 2 एडिशनल जानकारी हो गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, वेयर आर द केव्स ऑफ भीमबेटका सिचुएटेड? भीमबेटका की गुफा कहाँ पे है? तो अब्दुल्लागंज रायसेना में है, ठीक है। रायसेना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका केव एंड डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक पेंटिंग? ठीक है। तो इनमें से कौन इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो सबसे पहले भीमबेटका केव में गए, उसको खोजा और प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस, यहाँ की रॉक पेंटिंग से उन्होंने जाना कि ये इस पेंटिंग की कुछ प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है? ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं? तो वीएस वकांकर, ठीक है। वीएस वकांकर थे वो। क्वेश्चन नंबर 28, ऑचरे कलर्ड पॉटरी, ठीक है, क्रिस्टाइंड एट, क्रिस्टाइंड मतलब कि बिगन यूजिंग, ठीक है। तो ओसीपी वॉज बिगन यूजिंग एट, कहाँ कहाँ पे? 2 साइट हमने देखी थी, एक हस्तिनापुर थी, ठीक है, और दूसरी साइट कौन सी थी? अतरंजी खेड़ा, ठीक है। दूसरी साइट थी अतरंजी खेड़ा। अब क्वेश्चन नंबर 29, इन द चालकोलिथिक पीरियड people of Maharashtra buried their dead under the floor of their houses in the following orientation, ठीक है। तो ये कह रहा है कि चालकोलिथिक पीरियड में महाराष्ट्र के लोग, जो उनके यहाँ के मृत लोग होते थे, अपने घर के अंदर ही मृत को दफना दिया करते थे। जब वो दफना देते थे तो किस दिशा में दफनाते थे? मतलब हेड और टो किस दिशा में होते थे? तो नॉर्थ से साउथ की पोजीशन में वो जो है दफनाते थे, है ना। हमने देखा कि जॉर्वे कल्चर में ये प्रथा होती थी कि लाइफ आफ्टर डेथ का उनका कुछ सीन होता था कि डेथ के बाद भी लाइफ होती है। तो वो क्या करते थे कि जो डेड्स होते थे उनको अपने घर में ही नॉर्थ से साउथ की दिशा में दफना दिया करते थे, ठीक है। और ये साइट्स मेनली महाराष्ट्र से प्राप्त हुई हैं। कौन कौन सी साइट हैं? तो दाइमाबाद हो गई, इनाम गांव हो गई, चंदौली हो गई और नेवासा हो गई। क्वेश्चन नंबर 30, which of the following sites has yielded skeleton of the dog along with human skeleton in burial? ठीक है। तो ह्यूमन स्केलेटन के साथ साथ डॉग के भी स्केलेटन के बरियल्स हमको कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम से, ठीक है। बुर्ज होम की साइट कश्मीर वैली से हमने देखी, इसमें ह्यूमन के साथ साथ एनिमल्स को भी दफना दिया जाता था, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखे कि इनके ट्रिपैनिंग की जाती थी। ट्रिपैनिंग मतलब कि खोपड़ी में एक साइड में इनके होल कर दिया जाता था। अब ये उनके कुछ अपने रिचुअल्स, कुछ अपने प्रैक्टिसेस होते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली क्या सिग्निफिकेंस रहा है बुर्ज होम? पहली बात तो बुर्ज होम कश्मीर से, मतलब कश्मीर में पड़ता है, कश्मीर से ये साइट्स मिली हैं, ठीक है। साथ ही साथ एनिमल यानी कि डॉग हो गया, ठीक है, उसके बाद डियर हो गया, ह्यूमन के साथ ही दफना दिया जाता था, ठीक है। द फर्स्ट एक्सकेवेशन एट द बुर्ज होम साइट वॉज कैरीड आउट बाई हेलमेट डे टेरा, ठीक है। तो जो पहला खनन किया गया था बुर्ज होम का वो हेलमेट डे टेरा और डॉक्टर थॉमस पीटरसन के द्वारा किया गया था सन 1935 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, द एविडेंस ऑफ बरीइंग द गॉड विद द एविडेंस ऑफ बरीइंग द डॉग विद ह्यूमन बॉडी इज फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, ठीक है।
तो ह्यूमन बॉडी के साथ साथ डॉग की भी बॉडी को दफना दिया जाता था। कहाँ दफनाया जाता था? तो बुर्ज होम में। बुर्ज होम कहाँ पड़ता है? कश्मीर वैली में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग। पिट ड्वेलिंग मतलब कि वही ज़मीन के अंदर गड्ढा बना करके जो रहने की प्रथा थी, ये कहाँ से मिली है सबसे पहले? तो बुर्ज होम से। बुर्ज होम कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्यास अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन हैव बीन फाउंड। ठीक है। विंध्या की किस रॉक शेल्टर से सबसे ज़्यादा ह्यूमन स्केलेटन हमको मिले हैं? ठीक है। तो ये लिखैया हो गई। लिखैया से जेपी पांडे की जो बुक है पुरातत्व विमर्श के अनुसार 17 ह्यूमन स्केलेटन प्राप्त हुए हैं। और यूएसए की एक ओरिगॉन यूनिवर्सिटी है, उनके मुताबिक यहाँ से लगभग 27 ह्यूमन स्केलेटन प्राप्त हुए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, द स्टोन एज पीपल ऑफ विंध्यास माइग्रेटेड टू गंगा वैली इन टर्मिनल प्लीस्टोसीन पीरियड। तो असर्शन है कि टर्मिनल प्लीस्टोसीन पीरियड में जो स्टोन एज के लोग थे ये विंध्यन रीजन से गंगा वैली की तरफ मूव कर रहे थे। कारण दिया हुआ है कि क्योंकि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इट वाज ड्राई फेज इन दिस पीरियड। क्लाइमेट चेंज की वजह से इस जगह में इस पीरियड में ड्राई पड़ गया था, इसलिए वे विंध्यन वैली से गंगा वैली की ओर मूव किए थे। तो दोनों ही असर्शन और रीज़न दोनों ही सही है यहाँ पे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज डील विद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो हमने देखा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है। प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मेन काम क्या है? रिसर्च और प्रोटेक्ट करती है हमारी कल्चरल साइट्स को। ठीक है। 1871 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे को इस्टेब्लिश किया गया था एक सेपरेट डिपार्टमेंट के रूप में, और एलेक्जेंडर कनिंगम इसके पहले डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे। 1901 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पे इसको सेंट्रलाइज कर दिया गया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया। ठीक है। सन 1902 में जॉन मार्शल को इसका फर्स्ट डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 36 जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द नेशनल ह्यूमन म्यूजियम लोकेटेड। ठीक है। तो ये हमने देखा नेशनल ह्यूमन म्यूजियम भोपाल में लोकेटेड है। इसका नाम बदल के इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम रख दिया गया था। ठीक है। तो यहाँ से हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। चूँकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो प्रयास करेंगे कि एक ही वीडियो में आ जाए, नहीं तो इस वीडियो के 2 पार्ट बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।